नमस्कार। इंडिया रिपोर्ट कार्ड दोबारा से आपके साथ है एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि दोबारा से हमारे देश की क्रांतिकारी मीडिया ने एक नया झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू करा है और हमारे देश के महागठबंधन ने देश की इज्जत और देश की सुरक्षा के साथ खेलना शुरू किया है। इस बार इनका नया प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट रफाल डील, जिसको ये स्कैम बोलकर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इस बार तो इनका डेस्परेशन इतना ज्यादा था कि इन्होंने देश की धज्जियां ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में उड़ाई। पार्लियामेंट जहां पर भारत का हर व्यक्ति, विश्व का हर व्यक्ति उसकी प्रोसीडिंग्स देख सकता है। इस बार तो उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ा, फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी घसीट डाला और उस बेचारे को अपने देश में बैठे बैठे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े। इन लोगों को देश की सुरक्षा, देश की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं, इनको बस चाहिए तो पावर और सत्ता। अगर हार्वर्ड एक केस स्टडी बनाए कि सत्ता की हवा से आपसे क्या क्या करवा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन बहुत अच्छे टेस्ट केसेस साबित होंगे इस केस स्टडी के लिए। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि रफेल डील पे जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे और उस पर जितनी भ्रांतियां, जितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे सच के साथ, फैक्ट्स के साथ। और कोशिश करेंगे ये समझने की कि हमारा जो विपक्ष है, हमारी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, उनकी नीयत क्या है इन सब के पीछे, इस हल्ला करने के पीछे। क्या उन्हें देश की सुरक्षा से प्यार नहीं, देश की इज्जत से प्यार नहीं? क्या वो चाहती नहीं देश की सीमाएं, देश के बॉर्डर और देश का एरियल स्पेस ये सब सुरक्षित रहे? तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर एक समझदार बच्चे को भी अगर आप रफेल डील के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी कांग्रेस के खोखले मुद्दे, खोखले बातों को समझ जाएगा बहुत आसानी से। कांग्रेस फिर भी इतने कमजोर मुद्दे को लेके आगे बढ़ रही है, उसको चिपकाए रखी है अपने साथ। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस को पता नहीं कि देश की जनता सब समझ रही है? देश का हर व्यक्ति ये चीज बड़े आराम से समझ सकता है कि किसकी डील में कितना फायदा हुआ, किसने स्कैम करने की कोशिश की और किसने पहले कितने स्कैम किए। क्यों कांग्रेस इतने कमजोर मुद्दे को लेकर घसीट रही है, घसीटना कहेंगे इसको, क्यों? मुझे ही लगता है कि कांग्रेस को अब तक वही लगता है कि पुराने वक्त की जगह तरह है जब सोशल मीडिया नहीं था और वो अपने इकोसिस्टम पे पनप रहे, क्रांतिकारी पत्रकारों की मदद से जब झूठे प्रोपेगेंडा फैला सकते थे, तो उन्हें लगता है कि आज भी सोशल मीडिया के जमाने में वो ऐसा कर सकते हैं। पर अभी उनको समझना चाहिए कि ऐसा करना अभी इस टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल है। भले ही अभी तक उन पत्रकारों की कुछ परसेंटेज रीच है, अभी भी लोग उन पे भरोसा करते हैं, परंतु सोशल मीडिया भी अब आ चुका है उनके झूठ को खत्म करने के लिए, उनके झूठ पे से पर्दा हटाने के लिए। आपने सुना होगा once done it's a incident, second time it's a coincidence, third time is a pattern and fourth time is a proven trend। अब एक ट्रेंड जब कुछ एक इंसिडेंट, कुछ एक घटना 4 बार हो जाए तो मेरे ख्याल से वो एक ट्रेंड है, प्रूवन ट्रेंड है। तो ऐसा ही ट्रेंड मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं। ये ट्रेंड कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स एंड रूमर्स डिपार्टमेंट के बारे में है। हमेशा जब भी जनरल इलेक्शंस आते हैं और गांधी परिवार अपोजिशन में होता है और गांधी परिवार को लगता है कि वो बहुत कमजोर स्थिति में है, तो हमेशा से देखा गया है उन्होंने अपनी क्रांतिकारी मीडिया की मदद से कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया है अपने विरोधियों के खिलाफ, विरोधियों की साख को, विरोधियों की क्रेडिबिलिटी को, विरोधियों की इज्जत पे उन्होंने एक अटैक करने की कोशिश करा है हमेशा। तो देखिए ये जनरल इलेक्शन जब 1989 हुए तो वीपी सिंह और उनके बेटे के खिलाफ भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया, एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया कि उनका पैसा टैक्स हेवन में, उनका काला मनी टैक्स हेवन में है। लास्ट में जब इन्वेस्टिगेशन हुई सब झूठ निकला, परंतु वीपी सिंह जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके थे। 1999 का इलेक्शन कारगिल के जस्ट बाद, तब उन्होंने वाजपेयी गवर्नमेंट पे दोबारा से लगाया एक एलिगेशन कि वो पाकिस्तान को ये सरकार चीनी बेच रही है। इतना वॉर होने के बाद और हमारे इतने लोग शहीद हुए, उसके बाद भी हम लोग चीनी पाकिस्तान को बेच रहे हैं। फिर भी ये चीज रूमर निकली, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस झूठा मीडिया को आप देख भी रहे हैं आज के टाइम पे
यूआईडी के केस में कि एक नंबर सेव हो गया तो उन्होंने यूआईडी का नाम लगा दिया। तो अब निकला क्या कि जो गूगल ने अपने फर्मवेयर में डाला था वो। तो ऐसा झूठे प्रचार चलते रहते हैं। 2004 में दोबारा से अब ये इंसिडेंट हुआ, कोइंसिडेंस हुआ। अब ये एक हमको दिखाई दे रहा पैटर्न बनता जा रहा है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2004 का जनरल इलेक्शन था और गांधी परिवार फिर से अपने आप को सोच रहा था कि वो कैसे जीते। तो उन्होंने कॉफिन स्कैम चिल्लाना शुरू करा, मीडिया ने चिल्लाना शुरू किया और मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें डाली गई। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स में कोट कर रहा हूं, देयर वाज नो स्कैम। सारे एलिगेशंस उन्होंने खारिज कर दिए। 2019 का इलेक्शन आने वाला है और इनका लेटेस्ट ह्यूमन प्रोजेक्ट है राफेल स्कैम। आप समझ सकते हैं कि ये राफेल स्कैम अभी क्यों उठाया गया है। गांधी परिवार दोबारा से अपोजिशन में है, लग रहा है उन्हें कि वो वीक स्थिति में है, तो कैसे ही मोदी की इज्जत पे धज्जियां उड़ाऊं उसकी इज्जत की। पिछले 10 साल की जो कांग्रेस का कुशासन था, कांग्रेस के कुशासन में हमको एक नायाब उपहार दिया हमारे देश को, एक शब्द उपहार के रूप में दिया जो हमने 1947 के बाद पहली बार सुना, जिसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। अब आप समझते हो पॉलिसी पैरालिसिस में क्या था? वो कांग्रेस की इनडिसिसिवनेस थी, कांग्रेस की निर्णय ना लेने की क्षमता, कांग्रेस ने कुछ ना काम करने की एक उनकी काबिलियत बन चुकी थी, जिस वजह से सारी पॉलिसीज सब कुछ भट्टा बैठ चुका था, इकोनॉमी का, सब चीज का। हर एक पैरामीटर पे हर बात पे, हर रैंकिंग पे, हर इंडेक्स में हम लोग पीछे चलते जा रहे थे। तो वो पॉलिसी पैरालिसिस का एक एग्जाम्पल था। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से देश की हर बड़ी जरूरत पर एक धक्का लगा था, हर चीज इफेक्ट होती है और सबसे बड़ा इफेक्ट लगा था हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी पे, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी, इन लोगों की इनडिसिसिवनेस की वजह से हमारी वॉर इन्वेंट्री बहुत मिनिमल लेवल पे आ गई थी, हमारी डिफेंस की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी थी। यहां तक कि एक रिपोर्ट आई थी कि अगर फुल फ्लैजेड वॉर हो, मैं फुल फ्लैजेड वॉर की बात कर रहा हूं, उस केस में हमारे पास इतना हथियार नहीं था कि हम एक महीना भी लड़ सके। आपको याद भी होगा और आपको यह भी याद होगा कि नेहरू जी ने भी चाइना के वॉर से पहले कुछ ऐसे किया था और परिणाम आपको याद है। बात अगर चाइना की और नेहरू परिवार की, कांग्रेस की आई है, तो आपको याद होगा जब हम डोकलाम से जूझ रहे थे तो ये लोग चाइना के एम्बेसडर के साथ, चाइना के ऑफिसर के साथ गुपचुप सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे। इसका मतलब किसी बच्चे को भी बताओ तो वो समझ जाएगा। कर रहे तो ठीक, जब पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया, जो साफ दाढ़ी में तिनके वाली बात है। अभी जब सबसे बड़ा इफेक्ट तो पड़ा ही, अब ये देखिए जो अब हम राफेल की बात कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है ये, तो 2000 में हमारे पास 42 स्क्वाड्रन्स थे, जो घटकर 2012 में 34 रह गए। बहुत बड़ा डाउनफॉल है ये। इतने साल में तो ये डबल हो जाने चाहिए थे, क्योंकि डबल तो अलग बात है, हमारी ये ट्रिपल हो जाने चाहिए थे, जिस हिसाब से हमारी नीड्स बढ़ी हैं, हमारी चाइना के साथ जैसे संबंध है, जैसे हम पाकिस्तान के साथ जैसे हमारे संबंध हैं, तो हमारी देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी था इन स्क्वाड्रन्स को बढ़ाना, परंतु कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अभी कांग्रेस बहुत हल्ला कर रही है कि मोदी जी ने ये राफेल क्यों नहीं खरीदा अब तक। तो कांग्रेस एक तरफ से कह रही है कि स्कैम है, एक तरफ से कह रही है कि क्यों नहीं खरीदा। तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कितने साल कांग्रेस पे थे ये राफेल खरीदने के लिए? पूरे 10 साल थे। और ये 10 साल की बात मैं तब कर रहा हूं जब डिटेल गैप एनालिसिस इंडियन एयरफोर्स का अटल बिहारी वाजपेयी जी को जा चुका था, अपनी रिक्वायरमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को जा चुकी थी और उन्होंने प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस अपने टेन्योर में ही शुरू कर दिया था। उसके बाद भी 10 साल हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, कोई डील फाइनल नहीं करी। सिर्फ इन्होंने कोटेशंस मंगाए, L1 के कोट्स आए थे, टेंडरिंग हुई, पर उन्होंने खरीदा नहीं। क्यों नहीं खरीदा? क्या उसके पीछे ये रीजन हो सकता है, जो डील के पीछे, एक पर्दे के पीछे दूसरी डील होती है, जैसे अगस्ता और बोफोर्स में हुई थी, क्या वो डील हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था? क्या इस वजह से उन्होंने डील फाइनल नहीं करी? क्या उसके पीछे ये रीजन था? क्या इन लोगों के सारे काम, सारे प्रोक्योरमेंट्स, नॉट इवन डिफेंस, बीट और रेडी टू ऑयल और एनी इंडस्ट्री, क्या वो इस बैकडोर डील्स पे डिपेंड होते थे?
शक तो हो रहा है इस टाइम पे। अभी कांग्रेस सवाल उठा रही है मोदी गवर्नमेंट पे कि मोदी जी को इतनी जल्दी क्यों है रफाल खरीदने के लिए। पहले वो कहते हैं रफाल क्यों नहीं खरीदा, अब तक अब कहते हैं कि रफाल ये स्कैम है। तो उनका आधा धड़ा ये भी चिल्ला रहा है और उनके जो मीडिया है, बेसिकली मीडिया जो चिल्ला रही है, और इंग्लिश मीडिया जिसको डिफेंस के बारे में जीरो नॉलेज है, वो ये चिल्ला रही है कि मोदी जी को इतनी जल्दी क्यों थी रफेल डील साइन करने की, रफेल खरीदने की। तो मैं उनको याद दिला दूं, मोदी जी को सिर्फ रफेल खरीदने की जल्दी नहीं थी, मोदी जी को जल्दी हर चीज की थी। जिस हिसाब से ये देश गड्ढे में गया था, पॉलिसी पैरालिसिस के बाद देश का पूरा ग्रोथ इंजन रुक चुका था, जल्दबाजी की जरूरत थी। बात रफेल की नहीं है, बात अगर लोगों को जनधन बैंक अकाउंट देने की हो, या टॉयलेट देने को, उनके घरों तक बिजली पहुंचाने की हो, या उनको फसल बीमा योजना हो, या लोगों को कोई भी सुविधा पहुंचानी हो, या ब्लैक मनी पे आपको अटैक शुरू करना हो, या बढ़ते हुए एनपीए को थामना हो, उन्होंने हर चीज में जल्दबाजी दिखाई है। सो दिस रफेल इज नॉट अनदर केस। अभी हम देखेंगे टाइमलाइन के साथ कि उस टाइम पे हुआ क्या था। प्रधानमंत्री जी 2014 में जब पीएम बने थे, तो सबसे पहले उन्होंने ब्रीफिंग ली थी, सबसे पहले उन्होंने समीक्षा करी थी कि देश की नेशनल सिक्योरिटी की क्या हाल है, कहाँ पे हमारा गैप है, क्या हमको रिक्वायरमेंट है। तो उस गैप एनालिसिस जब वो हो रहा था, तो उसी टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट रखी और उन्होंने उनको बताया कि उनको किस चीज की जरूरत है। वहां से अर्जेंसी शुरू हुई। जब वो अर्जेंसी शुरू हुई, तब जाके मोदी जी ने सोचा कि 10 साल का जो डेडलॉक बन चुका है उसको तोड़ा जाए। तो उन्होंने डसॉ कंपनी से बात करी, उन्होंने फ्रांस से बात करी, परंतु बातें इतनी खराब हो चुकी थी, चीजें इतनी बिगड़ चुकी थी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, बिल्कुल एवरीथिंग वाज टाइड अप एंटेंगल्ड, कि बड़ा मुश्किल था उस घाटों को खोलना। तो ये डिसीजन लिया गया कि उस टेंडर को स्क्रैप कर दिया जाए और इसको दोबारा से रीनेगोशिएट किया गया, रीइनिशिएट किया जाए। तो इंडियन एयरफोर्स से बात चली कि अभी जल्द अगर उनको उनका जो क्रिटिकल गैप है, क्विकली कितने नंबर ऑफ जेट्स उनको चाहिए, तो एक इंडियन एयरफोर्स से कहने पर एक नंबर ऑफ जेट्स के लिए जो उनको खरीदने हैं वो एक डिसाइड हुआ, वो फाइनलाइज हुआ हमारा, जिसके ऊपर का काम शुरू किया गया। और जब प्रधानमंत्री जी पेरिस गए 2015 में, उन्होंने इस बारे में दोबारा से फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात शुरू करी। फ्रेंच प्रेसिडेंट एज पर मीडिया वो बड़े इंप्रेस हुए थे कि एक गवर्नमेंट थी जो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, और एक ये गवर्नमेंट है जो अच्छे प्लान्स के साथ, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को आगे ले जाना चाह रही है। और उसी मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम ने अनाउंस किया अपनी इंटेंशन को, राफेल जेट्स को खरीदने की जो उनकी इंटेंशन थी। अब एक झूठ मीडिया का यहाँ पर है, मीडिया यहाँ पर कहती है कि या कांग्रेस भी यहाँ पर कहती है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पीएम ने डील के बारे में अनाउंस कैसे कर दिया विदाउट एनी क्लियरेंस और विदाउट एनी अप्रूवल। देखिए इस लाइन को पढ़िए, दिस इज दैट वाज इंटेंशंस डू नॉट रिक्वायर अ फॉर्मल क्लियरेंस बाय द सीसीएस। वो सिर्फ इंटेंशंस के बारे में उन्होंने बात करी थी, डील को फाइनलाइज नहीं किया था। और जब डील फाइनलाइज हुई, साइन हुई सितंबर 2016 में, उससे पहले सारी क्लियरेंसेस और अप्रूवल्स ले लिए गए थे, सब कुछ पूरा हो चुका था। तो यहां पे एक उनका झूठ खत्म होता है। अभी बात होती है कि लोग बहुत सारे मीडिया वाले जिनको डिफेंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो आजकल कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए की डील और यूपीए की डील में क्या अंतर था। तो मैं आपको बता दूं, देयर इज अ सेइंग दैट यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल। ये वही चीज है, क्योंकि एनडीए की डील अभी हुई है, यूपीए ने तो कोई डील फाइनलाइज ही नहीं की थी। जब कोई डील फाइनलाइज ही नहीं हुई, आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है, उसका आप कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब डील फाइनलाइज होती है उसके बाद ही पूरी कॉस्टिंग निकलती है। तो जब यूपीए की कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई थी, तो एनडीए की फाइनलाइज डील के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? टोटली इम्पॉसिबल। एक शब्द काफी लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और फॉर लेमन टर्म्स, अगर इसको लेमन टर्म में बताऊं मैं, तो अगर आप किसी चीज को ज्यादा मात्रा में बनाते हैं तो उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होती है, अगर उसको कम मात्रा में बनाते हैं, बेचते हैं, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है।
काफी लोग समझते होंगे, जिनको नहीं समझ आता वो गूगल कर सकते हैं। तो यूपीए का जो कोड था, जो उन्होंने जो टेंडर निकाला था, वो 126 एयरक्राफ्ट के लिए था और एनडीए का था सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट के लिए। तो इस बेसिस पे भी आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। और जब यूपीए की जो कॉस्ट हमको मीडिया में देखने को मिल रही है, वो सिर्फ एयर फ्रेम्स और इंजन्स के बारे में बात चल रही है। और जब एनडीए की डील में काफी कुछ इंक्लूड है, जैसे वेपन्स, कस्टमाइजेशंस और काफी कॉस्ट, तब आपको सामने आती है जब आप किसी डील को फाइनलाइज कर लेते हो। तो कुछ जैसे लॉजिस्टिक्स की लेना ले जाना और लाइक डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी कॉस्ट इनकर होती है उसके बाद। तो वो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो जो डील फाइनलाइज हो गई है और जो डील सिर्फ शुरू हुई थी। पहले वाली जो यूपीए की जो टेंडर निकला था, जो यूपीए का प्रोसेस था, उसमें किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ज्यादा बात नहीं थी। जो उनकी बात चली थी वो सिर्फ लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग की थी। यहाँ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जहां पे हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो हर चीज एक कॉस्ट के साथ आती है। अगर आपको इंडिया के कंपनीज को फायदा दिलवाना है, इंडिया की कंपनीज को कैपेबिलिटीज दिखानी है और उनको डिफेंस सेक्टर में खींचना है, उनको प्रोजेक्ट्स दिलवाने हैं, सो देयर इज अ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पे भी आप अगर देखेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। और लास्ट बात, एग्जैक्ट कॉस्ट ब्रेकअप किसी भी डील का अब तक रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी जो कॉन्फिडेंशियल पैक्ट साइन हुआ है फ्रांस के साथ, तो उसके रिगार्डिंग, तो उसकी वजह से अभी तक कॉस्ट ब्रेकअप किसी का भी सामने नहीं आया। तो अगर कॉस्ट ब्रेकअप नहीं है तो आप इसको डिटेल में जाके कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। बस आप मोटे मोटे तौर पे जो आपके पास मीडिया में खबरें आई हैं, उस बेसिस पे आप कुछ कॉस्ट को, जो हाई लेवल का कॉस्ट है, उसको कंपेयर कर सकते हो बस, पर ठीक कंपेरिजन नहीं बनेगा। ये बात रही कि डील कंपेयर हो नहीं सकती है। अब हम बात कर रहे थे जो हमारे पास बड़ी जो मीडिया के थ्रू और जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आई है, क्योंकि पैक्ट की वजह से ब्रेकअप कॉस्ट तो हमारे पास आ नहीं सकती है, पर टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आई है, तो उस पर हम कंपेयर करते हैं कि किसने कितना खर्चा करने की कोशिश करी और किसने कितनी सेविंग करी और किसने कितना अपफ्रंट कॉस्ट बचाया है। यूपीए की डील अगर हम देखें तो अभी हम सिर्फ कंपेयर करेंगे, यूपीए ने जो 126 खरीदने वाले थे उसमें 18 इनके फ्लाईवे कंडीशन में थे। एनडीए भी फ्लाईवे कंडीशन में एयरक्राफ्ट खरीद लिया, तो हम सिर्फ इन्हीं को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 18 एयरक्राफ्ट इनके फ्लाईवे कंडीशन में जो इनको पड़ रहे थे टोटल 1800 मिलियन यूरोस में। अगर पर एयरक्राफ्ट का इसमें कॉस्ट निकाला जाए तो 100 मिलियन पर यूरो, 100 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट इसमें बनता है। ये कॉस्ट 2011 का है, जो एल1 रेट से कोट आया था, मतलब टेस्ला कंपनी का। फिर से मैं बता दूं कि ये वाली डील फाइनलाइज नहीं हुई थी। एनडीए ने क्या खरीदा है? एनडीए के 36 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं फ्लाईवे कंडीशन में, टोटल कॉस्ट जिनकी 3200 मिलियन यूरोस आ रही है। अगर इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाए तो 90 मिलियन यूरोस पर एयरक्राफ्ट अप्रॉक्स ये निकलती है। और अगर आप फर्दर सेविंग देखें ऑन द वेपन्स, अलाइड मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग पैकेजेस, क्योंकि ये इनको भी लेने पड़ते हैं और इनको कितना पड़ता, तो उसका अगर एक कंपैरिजन करते हैं, तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको टोटल कॉस्ट बता रहा हूं, वो 1300 मिलियन यूरोस के अलग से आती है। अगर हम देखा जाए तो टोटल कॉस्ट या अपफ्रंट कॉस्ट रिडक्शन, जिसको हम सेविंग भी कह सकते हैं एनडीए की डील से, वो टोटल होती है 1600 मिलियन यूरोस। आप गूगल पे जाके अपनी कैलकुलेटर शीट पे जाके, इसको मैंने करा नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार खुद करके देखेंगे रुपीस में ये कितना बनता है। एक बड़ा फैक्ट ये है कि ये 2011 का रेट था। अगर आप 2013 और 14 का पेपर पढ़ेंगे, आप सिर्फ गूगल कीजिए, राफेल का कॉस्ट का जो एस्केलेशन हुआ है 300% हुआ है। अगर मैं इसका 300% जो इंक्रीज हुआ है उसको यहां रख के इसको कंपेयर करूं, तो सोचिए ये सेविंग्स कितनी होती है। हमने कितनी ज्यादा नेगोशिएशंस करी है, हमने कितना ज्यादा रेट कम करवाया है, हम स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप भी लेके आए। तो ये चीज बताती है कि एनडीए की गवर्नमेंट में जो डील हुई जो राफेल्स को खरीदने की, एनडीए की गवर्नमेंट की वजह से 1600 मिलियन यूरोस की सेविंग्स सीधी हुई है और अपफ्रंट कॉस्ट रिडक्शन हुई है, अगर हम उसको यूपीए की 2011 की कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। तो अगर जो लोग देखना चाहते हैं दोबारा से देख सकते हैं इसको। अभी हम बात करते हैं कि एनडीए की जो डील थी
वो यूपीए से कैसे डिफरेंट थी, क्योंकि काफी चीजें हैं जो हम क्योंकि आप जब कोई एयरप्लेन खरीदते हैं सिर्फ उसका फ्रेम या इंजन नहीं खरीदते हैं, आपको ऑफसेट्स की बात करनी पड़ती है, वेपन्स की बात करनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस की, उसकी ट्रेनिंग की, आपको एक पैकेज खरीदना पड़ता है ताकि आप उसको चला पाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज खरीद ली और आपको पता नहीं कैसे चलानी है, कैसे मेंटेन करनी है, तो आपको एक पूरा पैकेज खरीदना पड़ता है, जिसके बारे में यूपीए ने कभी नहीं सोचा। अगर वो खरीद भी लेते तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता जिस हिसाब से वो चल रहे थे। देश बच गया कि 2014 में मोदी जी आ गए, या उन्होंने वो डील फाइनलाइज नहीं करी यूपीए ने अपने टाइम पर। तो बात करें सबसे पहले क्या चीज है जो सबसे अलग है एनडीए की डील में। सबसे पहले आती है इंडिया स्पेसिफिक कस्टमाइजेशंस। ये कुछ कस्टमाइजेशंस हैं ताकि राफेल को, जो उनके प्लेन्स हैं, इंडिया में अच्छी तरह यूज कर पाए, तो उसके लिए कुछ कस्टमाइजेशंस करवाए गए, जो कुछ 14 इंडिया स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन है, जिसमें से 3 मेजर जो अभी न्यूज में है, अभी ज्यादा डिटेल में चीजें बाहर निकली नहीं है। तो जैसे एक ये हेलमेट माउंटेड साइट्स एंड टारगेटिंग सिस्टम है। जैसे आप हेलमेट में ही आप एक विजन देख सकते हैं, उसी में आप टारगेटिंग और जो वेपन्स की टारगेटिंग है आप हेलमेट में ही साइट देख के कर सकते हैं। दूसरा है आपका काउंटर मिसाइल अटैक्स की सिस्टम। तीसरा है आपका कोल्ड स्टार्ट का, मतलब अगर लेह में आपका प्लेन गया है तो वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठंड बहुत होती है, वहां पर प्लेन्स को स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किल आती हैं, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कुछ कस्टमाइजेशन किए गए हैं। दूसरा आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एनडीए की डील में मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, और जिसमें डसॉ कंपनी को, जो राफेल बनाती है, उसको 50% जो ऑफसेट्स हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहीं से उसको सोर्स करना पड़ेगा, जिसके साथ देयर इज अ प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ सोफिस्टिकेटेड डिजाइन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो जो कंपनीज ऑफसेट्स बनाएंगी पार्टनरशिप में डसॉ के साथ राफेल प्लेन्स के लिए, तो उनको टेक्नोलॉजी भी सीखने को मिलेगी, और वो एक तरीके से डिफेंस सेक्टर में भी आएंगे, और हमारा एक तरीके से चलते चलते इंडियन डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, जो अभी तक बिल्कुल खत्म था। बात करते हैं ऑफसेट्स की। यहां पर सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैलाई गई हैं ऑफसेट्स के ऊपर। आपको सीधे से बता दूं, डसॉ एविएशन ने 72 इंडियन कंपनीज के साथ जेबीज करा है, पार्टनरशिप करी है, और डसॉ करीबन 30,000 करोड़ के इक्विपमेंट्स खरीदेगा इंडिया की, जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया की कंपनीज हैं। और उनमें से कुछ मेजर कंपनीज का नाम मैं बता देता हूँ 72 में से, जैसे गोदरेज, एल&टी होगी, टाटा होगी, और स्नेकमा HAL है गवर्नमेंट, BEL है, DORD भी है, और ये 7 सिटीज में ऑपरेट कर रही हैं सारी कंपनीज। तो ऐसा नहीं है कि जो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट कंपनीज को, गवर्नमेंट फर्म्स को इसमें से निकाल दिया गया है, सभी इसमें से हैं। बात करते हैं वेपन्स की। जो 3 मेजर वेपन्स हैं जो इंडिया को अपने एनिमीज के ऊपर एक एज दिलाएंगे, जो एनडीए की डील में जिसके बारे में बात हो रही है, यूपीए ने सोचा भी नहीं था, जैसे मीटियर मिसाइल्स, MICA, स्कैल्प, इन सब वेपन्स की प्रोक्योरमेंट होगी राफेल के प्लेन के साथ। तो आप मानेंगे कि कॉस्ट जो बड़ी है तो उसके साथ कॉस्ट बढ़ेगी। और कुछ एक्स्ट्रा, जिसे मैंने नाम दिया है दिल मांगे मोर, जैसे हमारी इंक्रीज्ड जो अपने इंडस्ट्रियल सपोर्ट है वो 50 साल की है, यूपीए के टाइम भी जो 40 साल थी सिर्फ। देयर इज एडिशनल वारंटी फॉर 3 मोस्ट यूज्ड एयरक्राफ्ट फॉर ट्रेनिंग। आपको फ्री ऑफ चार्ज वेपन स्टोरेज की बात भी चल रही है 6 महीने के लिए। आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, जो हमारे IF के, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनको, बाय द फ्रेंच एयरफोर्स। और साथ में अभी लेटेस्ट आपने न्यूज सुनी होगी, 32 जैगुआर और 2 मिराजेस आपको स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ये बात रही कि कैसे हमारी डील यूपीए की डील से डिफरेंट है। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो मैं आपको दे भी सकता हूं। अब एक सबसे बड़ा बात जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाई कि इस डील की डिटेल्स डिस्क्लोज क्यों नहीं हो सकती, और जिसमें मैंने बताया जैसे उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी खींच लिया था। तो डील डिस्क्लोज क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे जो रीजन है वो हमारा सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जो हमें लीगली बाइंड करता है। सिर्फ हमें नहीं, फ्रांस को भी लीगली बाइंड करता है और इंडिया को भी लीगली बाइंड है। किसको कैसे लीगली बाइंड करता है हम देखते हैं।
किसी भी देश की जो वेपनरी स्ट्रेंथ है वो हमेशा हर देश हिडन रखता है, इसको सीक्रेट रखता है, क्योंकि जब जरूरत आती है इसको यूज करने के लिए तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट बनता है आपके एनिमीज के अगेंस्ट। आपकी एनिमीज हमेशा अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स के थ्रू कोशिश करती है जानने की कि इंडिया की कैपेसिटी क्या है, इंडिया एक वॉर किस सिनेरियो में किस वेपन से वॉर कर सकता है, किस वेपन से अटैक कर सकता है। हम पाकिस्तान के खिलाफ हम पता करने की कोशिश करते हैं, हम चाइना के खिलाफ पता करने की कोशिश करते हैं, तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। तो अब मानिए कि अगर मेरे दुश्मन को मेरी कमियां, मेरी स्ट्रेंथ पता है, तो मेरी कमियों को वो कैसे अटैक करेगा और मेरी स्ट्रेंथ से को वो कैसे टैकल करेगा, वो पहले से तैयारी करके रखेगा। अगर उसकी तैयारी नहीं होगी तो हमें सरप्राइज एलिमेंट देके उस पर अटैक कर सकते हैं। अगर ये बात सारी हमारे दुश्मन देश को पता चल जाए, ये किसके लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा है। और कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती है, क्यों कांग्रेस नेहरू जी के नक्शे कदम पे चल रही है दोबारा से। अब बात आती है कि फ्रांस तो हमारी ये चीज नहीं बताएगा, ठीक है, पर फ्रांस का भी एक कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट है डिफेंस के सेक्टर में। एक डिफेंस की जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें अगर हमने इंडिया ने डिस्क्लोज कर दिया कि फ्रांस कौन सा पार्ट कितने में बना के कितने में बेच रहा है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो उसको टैकल करने के लिए फ्रांस की जो कंपनीज हैं, जैसे डसॉ की, अगर डसॉ को कोई कंपनी अगर टैकल करना चाहती है, उसको बिजनेस में गिराना चाहती है, तो उस हिसाब से वो उसके कंपटीशन के अगेंस्ट वैसे ही कोट करेगी। जब आपको अपने दुश्मन कंपनी के बारे में पता है कि वो कितने पार्ट को कितने में बना के कितने परसेंटेज प्रॉफिट में बेच रहा है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई टेंडर, कोई बिड निकली हुई है, तो आप कितनी बिडिंग करें जिससे कि आप उस कंपनी को उस टेंडर में हरा सकें। तो ये 2008 में साइन हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसकी वजह से हम लोग या इंडिया कुछ भी या फ्रांस भी कोई इस डील की कोई डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। और निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये पार्लियामेंट में बताया है ऑन रिकॉर्ड। बात करते हैं सबसे बड़े झूठ की। गवर्नमेंट ने रिलायंस को फेवर करा पर HAL को फेवर नहीं करा। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, जो कम्युनिज्म सोशलिज्म ऐसा फैला हुआ है, कहीं रिलायंस, अदानी, अंबानी का बात आ जाए तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो चीज खराब है, वहां पे कुछ ना कुछ स्कैम चल रहा है। ऐसा हमारी सोच क्यों बन गई है? अगर इन लोगों से पूछिए जो ये चिल्लाते हैं, आपके बच्चे भी, आपके पापा मम्मी कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। अगर सरकार में काम नहीं करते, किसी प्राइवेट कंपनी काम कर रहे होंगे। वो भी अदानी अंबानी की तरह ही होंगे, वो भी अनिल अंबानी की तरह, मुकेश अंबानी की तरह होंगे। भले ही उनके लेवल पे नहीं होंगे, आपको जॉब दे रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ को, इंडिया के GDP को बढ़ा रहे हैं। आप ये चीज क्यों नहीं सोचते हो? अगर आप उन लोगों को खत्म करने पे लगे हुए हो तो आप भी तो खत्म होंगे साथ में। आप में से काफी लोग इंजीनियरिंग भी कर रहे होंगे, काफियों को डिफेंस सेक्टर में आने का मन होगा। जब इंडिया में डिफेंस सेक्टर सिर्फ HAL और DRDO तक सीमित था, और अब आप कितने लोगों को वहां पे नौकरी लग सकती है। अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर में अनिल अंबानी जैसे इतनी कोशिश करके डिफेंस सेक्टर को, इंडिया का को फ्लोरिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ही तो नौकरी लगेगी वहां पे। आपने जो इंजीनियरिंग में मेहनत कर रहे हो, इंजीनियरिंग में आप लोग जो इतनी पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपका सपना वही पूरा होगा। सारे तो HAL या DRDO नहीं जाएंगे। तो कृपया इस चीज को दिमाग से निकाले कि कहीं पे अदानी अंबानी कहीं कोई आ गया तो हर चीज गलत है। फिर भी बात करते हैं इस झूठ के ऊपर कि गवर्नमेंट ने सिर्फ रिलायंस को फेवर किया। ये सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि इंडिया ने जो परचेज प्लेन्स किए हैं वो ऑफ द शेल्फ हैं, फ्लाईवे कंडीशन में है, तो वो लोकली बिल्ड नहीं होंगे। तो उसके बाद ये OEM का ही डिसीजन होता है। OEM इस केस में डसॉ है कि वो किसके साथ पार्टनरशिप करे ऑफसेट्स के लिए। तो वे प्राइवेट टू प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं होता। गवर्नमेंट का रोल तब आता है, गवर्नमेंट ने बोला है कि मेरे को XYZ चाहिए, तो उस पार्टनरशिप को XYZ बना के ही देना पड़ता है। गवर्नमेंट को सिर्फ मतलब रहेगा डिलीवरी डिलीवरी टाइम से, उसकी क्वालिटी से, बस। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है लीगली, ये समझिए। डसॉ और रिलायंस का जो JV हुआ है वो एक अकेला नहीं है, 72 पार्टनरशिप हुई है डसॉ की इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ। जैसे बहुत सारी पार्टनरशिप आपकी हुई है, जैसे मैंने बताया, गोदरेज की, लार्सन L&T की, टाटा की, BES, HAL, DRDO। यस, आपने सही पढ़ा, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही हैं। आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा किस किस ऑफसेट के साथ क्या क्या पार्टनरशिप हुई है। तो ये
छूट दिमाग से निकाल दीजिए कि HAL को हटा दिया गया है या रिलायंस को फेवर किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ द शेल्फ आप प्लेन्स ले रहे हैं, लोकली आप बिल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद डसॉ के पूरी उसकी एक प्राइवेट कंपनी है फ्रांस की, उसकी मर्जी वो किसके साथ पार्टनरशिप करे, किसके साथ पार्टनरशिप नहीं करे, उसका खुद का इंटरेस्ट है। आप उसको लीगली बाइंड नहीं कर सकते हैं, कोई सरकार नहीं कर सकती। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये किसी भी देश की बात है, कॉमन सेंस है ये। आगे चलते हैं। अभी बात आती है कि रिलायंस की, चलो ठीक है, 72 में से एक रिलायंस की होगी, पर रिलायंस तो आपकी इनएक्सपीरियंस कंपनी है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मैंने रिलायंस के बारे में पढ़ना शुरू करा कि ये सही में इनएक्सपीरियंस है या नहीं है। तो निकल के आया कि ये भी पूरा झूठा प्रोपेगेंडा है, पूरा झूठ है। अगर आप रिलायंस इंफ्रा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस इंफ्रा का मैनेजमेंट कंट्रोल पिपअप डिफेंस ऑफशोर और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ है, जिसको बाद में रीनेम किया गया था रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, RDEL। तो इसी कंपनी के बेसिस पे उनका सारा डिफेंस का एक्सपीरियंस आता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं करा, आप जाके देखिए। उनके पास 27 से ज्यादा इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस डिफेंस हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट्स, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ सबके साथ काम कर रहे हैं वो। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी काम कर रहे हैं वो लोग। और एक बात ये बोली जा रही है, और एक सच और ये भी है कि रिलायंस डिफेंस अकेले ये ऑफसेट से काम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। इसका ऑब्लिगेशन डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसमें डसॉ का 49% स्टेक है। तो डसॉ और रिलायंस साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, सारा काम रिलायंस को मिल गया, जैसे सिर्फ रिलायंस अकेला कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं आती। अगर आप देखेंगे इस जो रिलायंस की जो कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स और पार्टनरशिप है, तो उसमें बहुत ही बड़े नाम हैं जो आप लोगों ने, काफी ने सुने भी नहीं होंगे, मीडिया वालों ने नहीं सुने होंगे। ये कंपनीज डिफेंस सेक्टर में बहुत आगे हैं और जिनके साथ रिलायंस आज के टाइम में काम कर रही है, काफी इनके रिलायंस के क्लाइंट्स भी हैं। तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए अगर रिलायंस को इन एक्सपीरियंस कहने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक कि किसका मन कर रहा है कुछ हो रहा है। हर चीज लीगली, हर चीज बाय लॉ हो रही है। आप पढ़िए रिलायंस के बारे में, इन कंपनीज के बारे में पढ़िए। ये पीपीटी में आपको बाद में शेयर कर दूंगा, आप थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, लिख लीजिए इन नाम को। अब बात आती है जो मैंने बोला था कि ऑफसेट्स में सिर्फ HAL को नहीं लिया गया और सिर्फ रिलायंस को लिया गया उसके ऊपर। अब जैसे ये एयर फ्रेम्स हैं, मेक इन इंडिया के थ्रू एयर फ्रेम्स में रोल, ये टूल्स हो गए, फ्यूल टैंक्स हो गए, आपके मैकेनिकल पार्ट्स एंड सब असेंबलीज हो गए, ये इतनी कंपनीज हैं, आप ये देख लीजिए। और यहाँ पर डसॉ रिलायंस JV की बात आती है जो नागपुर में है, जो मैकेनिकल पार्ट्स एंड सब असेंबलीज की बात हो रही है, आप देखिए। जिसमें से इनमें से 20 अलोकेटेड है और 14 अंडर कंसिडरेशन है। ये एरो इंजन्स की बात है, आप देखिए कंपनीज ये सारी एयरी मुंबई में है, गोदरेज एंड बॉयज, बेंगलोर की यहाँ 4 कंपनीज हैं, तो ये 5 अलोकेटेड है। रडार, EW एंड एवियोनिक्स इंटीग्रेशन की बात आती है, तो देखिए यहाँ पे BEL है, आपकी थेल्स है, रिलायंस थेल्स है जो नागपुर में है, जहाँ रिलायंस और थेल्स का यहाँ JV है। यहाँ BEL भी आपको दिखेगी। थर्टीन एलोकेटेड यहाँ कंपनीज हैं। ये एरोनॉटिकल कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ आपके 14 एलोकेटेड हैं, 2 अभी अंडर कंसिडरेशन है इसमें। तो देखिए इतनी कंपनीज को डिफेंस सेक्टर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इनको काम करने का मौका मिला है। ये कंपनीज फ्लरिश करेगी तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, इकोनॉमी फ्लरिश करेगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिससे आप भी फ्लरिश करेंगे। तो ये तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो डिफेंस सेक्टर में आना चाह रहे हैं, उनका सपना है आने का। ये इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, काफी लोग इन नाम से परिचित भी होंगे, कैपजेमिनी होगी, IBM हो गया, आपका टाटा, आपका TCS हो गया, HCL, विप्रो, L&T इन्फोटेक, सभी को
इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल रहा है। प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है, ये देश की सुरक्षा में ये लोग अब अपना योगदान देंगे। अभी बात करते हैं समरी की। हमने शुरू किया कि एक ट्रेंड था जब कांग्रेस हर जनरल इलेक्शन के पहले अपने विरोधियों को झूठे प्रोपोगेंडा चला के उनको, उनकी इज्जत को, उनकी क्रेडिबिलिटी को एक ठेस पहुंचाती है, उनको अटैक करती है। तो ये दोबारा से वही हो रहा है। राफेल स्कैम के नाम पर ये जो चिल्लाया जा रहा है, तो ये राफेल डील बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने आगे जाके बताया, कांग्रेस ने 10 साल में रहकर नेशनल सिक्योरिटी को बिल्कुल सीवियर डेंजर में डाला है। हमारे 42 क्वाड्रेंट्स होते थे 2000 में और 34 रह गए 2012 में, ऑल थैंक्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट। पीएम मोदी के ऊपर अटमोस्ट प्रेशर था कि वो क्रिटिकल गैप जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो पूरा करें। जो लोग एनडीए और यूपीए की डील को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता दें कि यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल, क्योंकि यूपीए की डील कभी फाइनलाइज ही नहीं हुई थी। और देयर अदर फैक्टर्स आल्सो, जिस हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उन दोनों डील को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप मोटा मोटी आप देखा जाए तो जो कॉस्ट मीडिया में है और जो टोटल कॉस्ट है, मैं यहाँ पर बात हो रही है टोटल कॉस्ट की, नॉट ब्रेकअप कॉस्ट। तो एनडीए की डील में 1600 मिलियन यूरोस का सेविंग हुआ है इंडिया को। ये 2011 के रेट के हिसाब से है। अगर 2014 का ले तो 2014 में 300% रेट एस्केलेट हो चुके थे, बढ़ चुके थे। इंडिया में जो एनडीए की डील थी उसमें स्पेसिफिक इंडियन स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करी, हमने वेपन्स की बात करी और कुछ एक्स्ट्रा जो हमको फायदा हो रहा है हमने उसकी बात करी। फ्रांस और इंडिया की एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट था जिसकी वजह से हम लीगली बाइंड होते हैं कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री की डिसक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को ओपन नहीं करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। झूठ फैलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने रिलायंस को फेवर करते हुए एचएएल को हटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डसॉ एविएशन ने 72 कंपनीज के साथ जेबी करा है, जिसमें बीईएल भी है, एचएएल भी है, डीओआरडी भी है। और गवर्नमेंट का प्राइवेट टू प्राइवेट जेवीज में जो डसॉ का जो जेवीज हो रहा है उसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि हम ऑफ द शेल्फ प्लेन्स खरीद रहे हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ तब आएगा जब उसको चेक करना होगा कि जो उसने मांगा है, जो डिलीवरी उसने मांगी है और टाइमली आ रही है, वो डिलीवरी क्वालिटी है। तो ये देखा कि हमने क्लियर करा, इंडिया रिपोर्ट कार्ड ने क्लियर करा है कि कांग्रेस ने कैसा झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया है, कैसा झूठ फैलाया जा रहा है। आगे और भी झूठ आएंगे। जब वो झूठ आएंगे, इंडिया रिपोर्ट कार्ड दोबारा से आपके सामने आएगा। अगर कोई झूठ आता है, आपको किसी चीज पे क्लैरिफिकेशन चाहिए है, तो इंडिया रिपोर्ट कार्ड के जो मैसेंजर बॉट है उस पर जाके आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे। कोई आप चाहते हैं किसी मुद्दे पे हम नया वीडियो बनाएं, तो कृपया हमें उस मैसेंजर बॉट पे एक रिक्वेस्ट डालें। तब तक के लिए जय हिंद।